मुझे उसका कहा सब यूं का यूं याद है, क्यों अब उसे दिले मजबूर किया जाए। उसका हक है वो जो फैसला ले, खुद को क्यों यार से दूर किया जाए। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह एक बार फिर आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्रॉप किसे कहते हैं? क्रॉप वो प्लांट है जो ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, यानी प्लांट ग्रोन फॉर स्पेशल पर्पज़ फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस इज कॉल्ड एज क्रॉप। और हर क्रॉप के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोडक्शन प्रैक्टिस होती हैं, जैसे सीड रेट, जैसे स्पेसिंग, जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। ये सब क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। और वो सारी चीज़ें जो क्रॉप कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस का निर्धारण करती हैं, वो क्लासिफिकेशन डिसाइड करती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन का इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो रहता है कि प्लेस ऑफ ओरिजिन को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जो क्रॉप सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के आधार पर क्लासीफाई की जाती हैं, उन्हें प्लेस ऑफ ओरिजिन की क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता क्या है? ये वो रीजन होता है जहाँ पर डाइवर्सिटी के प्राइमरी रीजन्स होते हैं। ये वो जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर क्रॉप या तो डोमेस्टिकेटेड होती है बहुत सालों से, या वहाँ पर वाइल्ड वैरायटीज़ भी मिलती हैं उसकी, और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली उस स्पेसिफिक वैरायटी में बहुत डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस आधार पे इसको क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिन कहते हैं। इसको हम दो भागों में अध्ययन करते हैं, एक नेटिव और एक एग्जोटिक। नेटिव वो होती हैं जो क्रॉप किसी जोग्राफिकल एरिया की लिमिट में होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ राइस की, ब्लैक ग्राम की, ग्रीन ग्राम की, मस्टर्ड की, कॉटन की, तो ये नेटिव है इंडियन में, कॉन्टिनेंट में। तो इनका प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है? इंडिया की। सबसे ज़्यादा इन पर्टिकुलर क्रॉप्स की वैरायटियाँ इंडिया में मिलती हैं। तो किसी देश की सीमित हो तो वो नेटिव कहलाती हैं, और एग्जेक्टिव या इंट्रोड्यूस्ड वो वैरायटीज़ या वो स्पीसीज़ जो किसी दूसरे देश से इंट्रोड्यूस्ड हुई होती हैं, हमें दूसरे देश से लेकर आते हैं, हमारे देश में नहीं थी, जैसे मेज़, तम्बाकू, पोटैटो। उसके बाद आती है रेंज ऑफ कल्टीवेशन। अब रेंज ऑफ कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है? वो रेंज का मतलब वो दूरी, वो जगह, यानी एक्सटेंट ऑफ लिमिट। एक्सटेंट ऑफ लिमिट को क्या कहते हैं? रेंज ऑफ कल्टीवेशन कहते हैं। जैसे गार्डन क्रॉप्स होती हैं, ये स्मॉलर एरिया में लगाई जाती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती हैं, जैसे किचन गार्डनिंग भी कह सकते हैं। तो हम इसमें टमाटो भी ले सकते हैं, ओनियन भी ले सकते हैं, ब्रिंजल भी ले सकते हैं। तो ये गार्डन क्रॉप्स होती हैं जो बेसिक नीड को, फैमिली की नीड को पूरा करती हैं। उसके बाद आती हैं प्लांटेशन क्रॉप। वो क्रॉप्स जिनको ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। टी है, कॉफ़ी है। और फील्ड क्रॉप्स में क्या होगा? जो बहुत लार्ज एरिया में उगाई जाती हैं, बट उनका जो लाइफ पीरियड होता है मोस्टली एनुअल होता है। जैसे राइस, वीट, ग्वार, बाजरा, ये 6 महीने के अंतराल में इनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, तो उन क्रॉपों को फील्ड क्रॉप्स कहते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह के आएंगे कि प्लांटेशन क्रॉप्स लार्ज एरिया में उगाई जाती हैं, और या ऐसा आ जाए कि जो लंबी फसल्स होती हैं, पेरिनियल फसल किस में आती हैं? रेंज ऑफ कल्टीवेशन में आती हैं, और प्लांटेशन क्रॉप्स की श्रेणी में आती हैं। एनुअल क्रॉप्स किसकी श्रेणी में आती हैं? फील्ड क्रॉप की श्रेणी में आती हैं। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये क्या करती है? हमें ईजी करती है किसी भी प्लांट का, किसी भी क्रॉप की आइडेंटिफिकेशन में, उसके नोमेनक्लेचर में, उसकी सिस्टमेटिक बॉटनी में। और उसके आधार पे हम क्या कर पाते हैं? क्लासिफिकेशन कर पाते हैं कि ये प्लांट किस ऑर्डर का है, किस फैमिली का है, किस स्पीसीज का है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि किस आधार पे हम किसी का ऑर्डर या फैमिली निर्धारित कर सकते हैं, तो वो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसका कि हम क्रॉप का नोमेनक्लेचर किससे करते हैं? वो भी हम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन से करते हैं। पहला आता है, अगर इसकी सिमिलर फैमिली की बात करी जाए तो पोएसी ग्रेमिनी फैमिली, जिसके अंदर क्या होती है? दाने होते हैं जो हम खाते हैं। तो सीरियल्स, सारे के सारे सीरियल्स, मिलेट्स और ग्रासेस इसका उदाहरण है।
फिर है पेप्लोसी फैमिली, जिसमें लेग्यूम्स आते हैं। लेग्यूम्स कौन से होते हैं? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं। तो कौन फिक्स करता है? पल्सीज करती हैं, वेजिटेबल्स करती है, ग्राउंड नट करती है, बरसीम करती है और ग्रीन मैन्योर्स करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लेते हैं और इनको ज़्यादा एक्सटर्नल नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद आती है क्रूसीफेरी, जिनसे तेल निकलता है, जैसे मस्टर्ड, जैसे इंडियन रेप सीड्स, जैसे रेडिश कैबेज, जैसे कॉलीफ्लावर। उसके बाद आती है क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली में क्या आता है? वो सभी बेल वाली जो पौधे होते हैं वो कुकुरबिटेसी में आते हैं। सारे गार्ड्स, कुकुम्बर, पंपकिन, ये सब किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी में। मालवेसी फैमिली में क्या होता है? कॉटन आती है, लेडी फिंगर आती है, रोजेल आती है। सोलनेसी फैमिली में पोटैटो, टमाटो, टबैको, चिल्लीज, ब्रिंजल, ये सोलनेसी फैमिली में आते हैं। टीलेसी में वो होते हैं जिनसे फाइबर निकलता है मेनली, और जिनका टाइम पीरियड भी लंबा होता है। तो इसमें एक ही उदाहरण आता है मोस्टली जूट का। उसके बाद है एस्ट्रेसी फैमिली। एस्ट्रेसी को कंपोजिट फैमिली भी कहते हैं, जिनका फूल कंपोजिट होता है। एग्जाम्पल सनफ्लावर, एग्जाम्पल सैफफ्लावर, एग्जाम्पल नाइगर, ये इसके उदाहरण हैं। फिर है चिनोपोडेसी फैमिली। चिनोपोडियम एल्बम हमने सुना है ना नाम, तो सेम वैसे ही इसकी क्रॉप होंगी। तो चिनोपोडेसी में क्या आएंगी? स्पेनिच आएगी, शुगर बीट आएगी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है पिडलियसी फैमिली, सीसमेम, SESAME, सीसेम इसका एग्जाम्पल है। यूफोर्बियसी, कैस्टर और टोपिका, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर आती है कोलोनेसी फैमिली, स्वीट पोटैटो। कोलोनेसी के बाद आती है यूमरलेसी, इसमें जो खाने में हमारे जायका देते हैं वो कोरिएंडर्स है, क्यूमीन है, कैरेट है, एनाइज है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर है लिलियसी फैमिली, उसमें ओनियन और गार्लिक आते हैं। फिर है जिंजर बेसी फैमिली। जिंजर बेसी फैमिली में क्या आता है? जिंजर और टर्मरिक क्रॉप्स इसमें आती हैं। अगली क्लासिफिकेशन है वो है कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन। कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जिसके प्लांट का पार्ट कॉमर्शियली यूज होता हो, यानी जिसका कॉमर्शियल पर्पज़ हो, वो सारी क्रॉप क्या कहलाती हैं? कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो हम फसलों का वर्गीकरण किस आधार पे करते हैं कि उसका कॉमर्शियल क्या यूज़ है। तो पहला है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या आएगा? राइस, वीट, ग्रीन ग्राम, सोरगम, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, जो हमारे खाने में काम आती हैं, वो फूड क्रॉप्स होती हैं। फोरेज क्रॉप्स, जिनसे चारा मिलता है, ओट, सोरगम, मेज, नेपियर ग्रास, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल क्रॉप्स, वो क्रॉप्स जैसे कॉटन है, शुगर केन है, टबैको है, ग्राउंडनट है, कैस्टर है, ट्रोपिका है, जिनसे हमें कैश मिलता हुआ। ये कैश क्रॉप्स जो होती हैं मोस्टली सारी की सारी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो कैश क्रॉप की जो भी आपको नाम याद हो वो इंडस्ट्रियल में आ जाएगा। फूड एडजॉइंट्स, यानी जो फूड की गुणवत्ता को, टेस्ट को चेंज करते हैं, जैसे टर्मरिक है, जैसे गार्लिक है, जैसे क्यूमीन है, जैसे कॉन्डिमेंट्स हैं, जैसे बेवरेजेस हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फूड एडजॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं। स्पेशल पर्पज़ क्रॉप्स, यानी वो क्लासिफिकेशन क्रॉप्स का जो कोई स्पेशल पर्पज़ फुलफ़िल करते हों, वो क्लासिफिकेशन स्पेशल पर्पज़ क्लासिफिकेशन कहलाती है। इसमें पहला आता है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप क्या होंगी? जो बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो क्रॉप फेलियर को चांसेस को बढ़ा सकते हैं और उसको कम करने के लिए जो क्रॉप यूज़ होती हैं उनको कैच क्रॉप बोलते हैं। और ये कैच क्रॉप क्या करती हैं? सस्टेनेबल यील्ड देती हैं, ताकि अगर कंडीशंस ख़राब रहें तो किसान को कुछ ना कुछ यील्ड मिले। वीड की चेक करते हैं, सोयल इरोजन को चेक करती हैं। एग्जाम्पल इसका बाजरा, ब्लैक ग्राम, काउपी, ग्रीन ग्राम। तो ये क्रॉप ड्यूरेशन जिनकी छोटी होती है वो क्रॉप कहलाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि
शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप भी बोलते हैं या कंटीजेंट क्रॉप्स भी कहते हैं। इसका पर्पज़ क्या सोल्व होता है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं तो क्विक ग्रोइंग होती हैं और जो लेफ्ट ओवर मॉइस्चर होता है, टाइम होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसी में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती हैं, इसलिए इनका नाम कैच क्रॉप है। दूसरी है रेस्टोरेटिव क्रॉप्स। ये रेस्टोरेटिव का मतलब जो रिस्टोर करें सोइल की फर्टिलिटी को। तो इसमें कौन सी आएंगी? मेनली लेगुमिनस क्रॉप्स आएंगी जिनकी जड़ों में गांठ होती हैं। ये क्या करती हैं? सोइल को इनरिच करती हैं, क्योंकि ये उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करेंगे, उसके अंदर नाइट्रोजन ऐड करेंगे, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करेंगे और इनकी फर्टिलिटी को मेंटेन करेगी। जब सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? इकोनॉमिक रिटर्न्स ज़्यादा आएंगे। तो इससे क्वेश्चन आता है कि रेस्टोरेटिव क्रॉप क्या करती हैं? सोइल की हेल्थ को मैनेज करती हैं, रिस्टोर करती हैं और इकोनॉमिक रिटर्न्स को बढ़ाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव आए उसका ये एक ही आंसर होगा। फिर है एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्या होगी? जो बड़ी एग्रेसिव होंगी, यानी एक बार आपने उसकी सोइंग कर दी तो बड़ी स्पीड से बढ़ती हैं। जो बड़ी स्पीड से बढ़ेंगी तो उनको एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या करती हैं? ज़्यादा न्यूट्रिशन की डिमांड करती हैं, जैसे ब्रिंजल क्रॉप, जैसे सनफ्लावर, जैसे शुगर केन, कि इनको जो रेजिडुअल फर्टिलिटी है उसके सिवा भी इनको एडिशनल इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर है पैरा या रेजिडुअल क्रॉप्स। पैरा या रेजिडुअल क्रॉप्स कौन सी होती है? किसी खड़ी फसल में हार्वेस्टिंग से पहले सोइंग की जाती हैं, वो क्रॉप्स क्या कहलाती हैं? पैरा क्रॉप्स कहलाती हैं। जैसे हम ब्लैक ग्राम और लेंटिल को राइस के फील्ड में डाल देते हैं और राइस की कटाई हो जाती है और उसके बाद इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, तो इसमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? प्रिपरेटरी टिलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो पूछा जाए क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सी क्रॉप्स हैं जिनकी ग्रोथ के लिए प्राइमरी टिलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो पैरा क्रॉप्स होती हैं, रेजिडुअल क्रॉप्स होती हैं और ये सोइंग से पहले डलती हैं। क्वेश्चन ये इसका आंसर भी यही रहेगा कि कौन सी क्रॉप होती है जो स्टैंडिंग क्रॉप में डाली जाती है? तो पैरा क्रॉप्स होती हैं या पैरा क्रॉप्स होती हैं, रेजिडुअल क्रॉप्स होती हैं। एग्जाम्पल है इसका ब्लैक ग्राम और लेंटिल। उसके बाद है समुद्र क्रॉप्स। समुद्र का मतलब जो साफ कर दें, तो ऐसे प्लांट्स भी हाई ग्रोथ के होते हैं, हाई लीफ एरिया इसके अंदर होता है, तो लीफ एरिया ज़्यादा होगा इनका, ग्रोथ ज़्यादा होगी इनकी, तो ऐसी क्रॉप क्या कहलाएंगी? समुद्र क्रॉप्स कहलाएंगी। और ये क्या कर देती हैं? दूसरों के लिए सफोकेशन की स्थिति पैदा कर देती हैं, घुटन हो जाती है और सोलर रेडिएशंस के लिए ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती हैं। जब सोलर रेडिएशंस नहीं मिलेंगी तो क्रॉप क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगी, तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे स्ट्रेस में आएगी और उसकी लाइफ कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल है इसका बार्ले, मस्टर्ड, काउपी। अब मस्टर्ड शुरू में ग्रोथ धीरे धीरे लेती है, उसके बाद में पूरा ग्राउंड एरिया कवर कर लेती है। सेम केस बार्ले के साथ है और सेम ही काउपी के साथ है। उसके बाद आती हैं कवर क्रॉप्स। कवर क्रॉप्स क्या होंगी? जो प्रोटेक्ट करती हैं सोयल को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो क्रॉप्स जो सोयल इरोजन को के अगेंस्ट यूज होती हैं तो वो क्रॉप कहलाती हैं कवर क्रॉप्स। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि इनकी जो रूट ग्रोथ होती है और शूट ग्रोथ होती है दोनों ही बड़ी हाई होती है, जल्दी ग्राउंड को कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ग्राउंड नट, ब्लैक और स्वीट पोटैटो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नर्स क्रॉप। नर्स क्रॉप का क्या मतलब हुआ? नर्स क्या करती है? सेवा करती है। तो नर्स का इसका मतलब क्रॉप वो कौन सी होगी? जो उसके साथ लगी क्रॉप्स को फ़ायदा करे। तो कैसे फ़ायदा करेगी? वो फिक्सिंग करेगी नाइट्रोजन की, तो दूसरी क्रॉप को एडिशनल नाइट्रोजन मिल जाएगा, उसके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगी। ये ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड करती है। तो इस प्रकार की क्रॉप को नर्स क्रॉप कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है काउपी और ग्लाइसरेडिया। गार्ड और बैरियर क्रॉप्स। गार्ड क्या काम करेगा? रिस्ट्रिक्ट करेगा। जो घरों के बाहर भी गार्ड होते हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं भारी आवागमन को, और तो उससे अंदर का खतरा कम हो जाता है। तो वैसे ही ये गार्ड क्रॉप्स क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं कि उसके अंदर से कोई हाई स्पीड की विंड आए, कोई इंसेक्ट पेस्ट आए तो वहाँ रोकने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे मेस्ता। मेस्ता को किसके बाहर लगाते हैं हम? शुगर केन के बाहर लगाते हैं। और सोरगम को हम किसके बाहर लगाते हैं? कॉटन के बाहर लगाते हैं। तो सोरगम चारों तरफ लगा देंगे तो हवा अंदर नहीं जाएगी, तेज़ स्पीड से फूल नहीं गिरेंगे और इंसेक्ट पेस्ट ईजिली से अंदर नहीं जाएंगे, वो कॉटन जो सोरगम है उसके ऊपर ही रह जाएंगे। फिर आती है ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स क्या होगा? जाल बनाती हैं ये,
जो हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट हैं उनको रोकती हैं। एग्जाम्पल ओरोबैंकी जो वीड है उसको ट्रैप करने के लिए क्या होती है, सोलनेसी फैमिली का जो भी होगा, सोलनेसी में हमने क्या पढ़ा था पीछे, टमाटर है, पोटैटो है, ये इसके एग्जांपल है, टबैको है। अगर जहाँ ओरोबैंकी की शिकायत हो वहाँ ये क्रॉप लगा दो तो वो ट्रैप हो जाएगी। स्टिरगा ट्रैप्ड बाय सोरगम, जो स्टिरगा है अगर सोरगम उसके अंदर लगा देते हैं तो स्टिरगा मतलब कांस जो झुंडे जैसा दिखता है, तो उसकी दिक्कत कम हो जाती है, वो उसको स्प्रेस करती है। कैस्टर लगा देते हैं कॉटन में, तो जो कॉटन पे जो इंसेक्ट पेस्ट आते हैं वो कैस्टर पे चले जाते हैं। ग्राउंडनट ट्रैप का काम करती हैं, आर्मी वॉर्म पेस्ट का। तो ये जो क्रॉप जो मेन क्रॉप को सेव करते हैं वो क्या कहलाती हैं, ट्रैप क्रॉप्स कहलाती हैं। एग्यूमेंटिंग क्रॉप्स वो क्रॉप्स जो दूसरी क्रॉप की यानी मेन क्रॉप की यील्ड को सप्लीमेंट करने के लिए लगाई जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एग्यूमेंटिक क्रॉप कहते हैं। जैसे आपने फील्ड में देखा होगा बरसीम के अंदर मस्टर्ड मिला देते हैं, कैबेज मिला देते हैं, तो वो एग्यूमेंट करते हैं, यील्ड का बायोमास बढ़ा देती हैं। तो बरसम के अंदर इसलिए जो मस्टर्ड और कैबेज मिलाई जाती है कि हरे चारे का जो वज़न और वॉल्यूम है वो बढ़ जाए। तो जो एग्यूमेंट करती है यील्ड की, बायोमास यील्ड की, उन क्रॉपों को एग्यूमेंटिंग क्रॉप्स कहते हैं। और लास्ट है एले क्रॉप्स। एले क्रॉप्स क्या होती हैं, जो एले से ही, एले का मतलब होता है ट्री या सर्ब, वो उनके साथ क्या होता है, वो सोइल फर्टिलिटी को इन्हांस करते हैं, क्योंकि सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं, इरोजन को कम करते हैं। और ये क्रॉप जनरली नॉन ट्रेलिंग होती हैं और शेड टॉलरेंट की कैपेसिटी होती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि शेड टॉलरेंट कैपेसिटी किस में होती है, एले क्रॉप्स में होती है। एग्जाम्पल इसका हम कैजुरेना के जो प्लांट्स होते हैं उनके बीच में हम पल्सीज लगा देते हैं, तो ये क्रॉप क्या कहलाती हैं, एले क्रॉप्स कहलाती हैं। दोस्तों पिछली वीडियो से एक सजेशन आया था डॉक्टर अशोक कुमार ढहीनवाल का, जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, कि उन्होंने बताया कि मैं न्यूक्लियस सीड को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। तो न्यूक्लियस सीड वो सीड होते हैं जो आइसोलेशन में उगाए होते हैं, जेनेटिकली प्योर होते हैं और 100% इम्प्योरिटीज से फ्री रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो रजिस्टर्ड सीड्स होते हैं वो इंडिया में प्रयोग में नहीं आते। तो इसी तरह आप मेरी हौसला अफजाई करते रहिए और जहाँ कमियाँ लगे आप वो बताइए ताकि उसमें सुधार किया जा सके। अगली वीडियो में हम क्रॉप क्लासिफिकेशन को पूरा ख़त्म करेंगे ताकि सिलेबस को जल्दी कवर किया जा सके। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।